Hello student, very good morning to all of you। तो केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने समूह 13 के तत्वों के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे समूह 14 के तत्वों के बारे में। समूह 14 के तत्व यानी कि कार्बन परिवार। तो देखिए, आवर्त के समूह 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये तत्व आते हैं, है ना। जिसमें से कार्बन अधातु होता है और सिलिकॉन भी अधातुओं के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। जर्मेनियम एक अर्धधातु है जबकि लेड धातु है। ओके, चलिए देखते हैं इनके सामान्य गुण क्या है, जनरल कैरेक्टर्स। पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तो इस समूह के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन Np उपकोष में प्रवेश करता है। Np, N क्या है? कोषों की संख्या, P उपकोष है ना। तो Np उपकोष में यह प्रवेश करता है, इसलिए इसको कहा गया P ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। तो इस समूह के तत्वों के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np2 प्रकार का। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कैसा होता है? NH2Np2 टाइप का। इस समूह के जो तत्व हैं इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 हुआ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। देखिए, अभी हमने देखा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? NH2Np2 टाइप का, है ना। और बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये 1 है ना, पहला कोष है। ये क्या है? दूसरा कोष है। बाहरी कोष यही हुआ। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक होता है 14, है ना। 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये अंतिम कोष है, बाहरी कोष। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। फिर देखिए, जर्मेनियम का होता है 32। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए टिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 50। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। यहाँ डी में आ जाएगा। ठीक, फिर आ रहा है 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5p में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेड देखिए, लेड का होता है परमाणु क्रमांक 82। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। फिर यहाँ देखिए 82 तक गया है, तो यानी कि यहाँ जाएगा ये 4f तक जाएगा, है ना। तो 4f में, f ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, है ना। इसके बाद फिर जाएगा 5s में 5s2 5p6। इसके बाद 5d10 6s2 और फिर 6p2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोष में इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं इन तत्वों का। तो समूह 14 के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या समूह 13 की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि समूह में नीचे
की ओर बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में हमने इतना डिस्कस किया है कि हमें पता है कि परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, समूह के अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन तथा सिलिकॉन के गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें त्रिआयामी सहसंयोजी संरचना प्राप्त होती है और इस कारण इनमें घटक कण प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में बने रहते हैं। इनके जो भी घटक कण होते हैं, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन के, ये क्या होते हैं? इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो प्रबल आकर्षण बल होता है, इस कारण ये त्रिआयामी सहसंयोजी संरचना बनाते हैं और इस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे कि घटक कणों पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। इस कारण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक घट जाते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि आखिर समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्यों घटते जाते हैं? तो हम कहेंगे घटते इसलिए जाते हैं क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और इस कारण परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। कोषों की संख्या में वृद्धि हुई, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कण में क्या होगा? आकर्षण बल भी तो कम हो जाएगा, इसलिए इनके गल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी आयनन ऊर्जा पे। आयनन ऊर्जा है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूह 13 की तुलना में समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक क्यों होती है? क्या पूछा जाता है? समूह 13 की तुलना में समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, होती है या फिर पूछ लिया जाएगा कि अधिक क्यों होती है। अब देखिए, समूह 13 का जो तत्व था, आप लोग ने लिखा होगा उसको, मतलब कि समूह 13 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे थे तो अंतिम कोष जो था उसमें क्या आ रहा था? NH2NP1। ठीक है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था? NH2NP1 था। अब देखिए ये तो 13 का था, 14 का क्या अभी हमने देखा? NH2NP2। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है हमने। तो हमने जब आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हमने ये देखा था कि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ देखिए 13 में एक ही इलेक्ट्रॉन था अंतिम कोष में, यहाँ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जा रहा है। तो क्या होता है? नाभिक का आकर्षण बल जब बनेगा तो परमाणु का जो साइज होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि समूह 13 की तुलना में समूह 14 के तत्वों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, छोटा क्यों होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक उसको अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा। आकर्षण बल से अधिक आकर्षित करेगा यानी कि इनका जो कोष होगा वो खींचेगा नाभिक की तरफ, तो क्या होगा? इसके मुकाबले तो इसका आकार छोटा ही होगा, छोटा होगा, नाभिक के पास जाएगा तो क्या होगा? अधिक आकर्षण बल, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि छोटा होता है और नाभिकीय आवेश अधिक होता है। देखिए, नाभिकीय आवेश जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना आसान नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रथम यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब यहाँ पे नाभिक अधिक आकर्षण बल से खींच रहा है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और जबकि 13 में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आराम से निकल गया, तो ऊर्जा की मात्रा अपेक्षाकृत कम लगेगी। ठीक है, इसकी अपेक्षाकृत तो कम ही लगेगी। तो इसलिए कहा गया है कि 14 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा जो है
13 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है इन तत्वों के धात्विक गुण। इन तत्वों के धात्विक गुण समूह 13 के तत्वों की तुलना में कम धात्विक गुण होते हैं। इन तत्वों के धात्विक गुण जो होते हैं समूह 13 के तत्वों की तुलना में कम होते हैं और समूह में नीचे की ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तब इनके धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेड को छोड़कर समूह 14 के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक से अधिक रूप प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप होते हैं, जैसे डायमंड तथा ग्रेफाइट, है ना। इसके अतिरिक्त कार्बन के अन्य क्रिस्टलीय रूप भी मिलते हैं, जैसे कोल, कोक, चारकोल, कार्बन, कार्बन ब्लैक इत्यादि। ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में मिलता है। जर्मेनियम के 2 क्रिस्टलीय रूप होते हैं। टिन के 3 रूप होते हैं, जैसे ग्रे टिन, सफेद टिन तथा रोहम्बिक टिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम समूह 14 के तत्वों के रासायनिक गुण। इससे पहला है हाइड्राइड। तो समूह 14 के तत्व MH4 प्रकार के सहसंयोजी हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। कार्बन से लेड की ओर बढ़ने पर हाइड्राइडों की संख्या, उनका उसमें स्थायित्व घटता है। ओके, देखिए समूह का प्रथम सदस्य कार्बन काफी अधिक संख्या में खुली श्रृंखला वाले तथा चक्रीय हाइड्राइडों का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के उदाहरण देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन्स इत्यादि। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप सेकंड जो पार्ट है आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप लोग पढ़ रहे होंगे। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम MnH2n+2, ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, वाले हाइड्राइडों का निर्माण करता है। जहाँ पे M का मान क्या है, सिलिकॉन रख सकते हैं, N की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक का मान। ठीक है, इसी प्रकार से जब M की जगह हम जर्मेनियम रखेंगे तो हम N की जगह क्या रखेंगे, 1 से लेकर 5 तक के मान। यहाँ समझ में आ रहा है, कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन रखा, अगर हमने M की जगह, तो N की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 8 तक के मान हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक, अगर हम जर्मेनियम को लिखेंगे तो N का मान हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 5 तक। फिर देखिए, सिलिकॉन के हाइड्राइडों को साइलेन कहते हैं। सिलिकॉन के हाइड्राइडों को क्या कहते हैं, साइलेंस कहते हैं, जबकि जर्मेनियम के हाइड्रोइड्स को जर्मेन्स कहा जाता है। फिर देखिए, टिन तथा लेड में केवल एक एक हाइड्राइड होते हैं, एक एक हाइड्राइड ज्ञात हैं। एक ये देखिए, ये टिन का हाइड्राइड है SnH4 और लेड का PbH4, केवल एक एक हाइड्राइड ही अभी तक ज्ञात हो चुका है। और PbH4 क्या है, अस्थाई हाइड्राइड होता है। दूसरा है हैलाइड। तो समूह 14 के तत्व 2 प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, MX4 टाइप के टेट्राहैलाइड और MX2 टाइप के डाईहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड देखिए, समूह 14 के सभी तत्व MX4 प्रकार के टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर टेट्राहैलाइडों का उसमें स्थायित्व घट जाता है, इसलिए PbCl4 तथा PbBr4 अस्थायी होते हैं, जबकि PbL4 ज्ञात ही नहीं होता है। टेट्राहैलाइड प्रकृति में सहसंयोजी टाइप के होते हैं और इनकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। तो देखिए, कार्बन के टेट्राहैलाइड्स जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि अन्य तत्वों के टेट्राहैलाइड्स जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, कार्बन के टेट्राहैलाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करते, जबकि अन्य तत्वों के टेट्राहैलाइड्स जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन के संयोजी कक्ष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति होने के कारण जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं होता, जबकि अन्य तत्वों के संयोजी कक्ष में डी कक्षकों की उपस्थिति होती है और वे लिगेंड्स द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं, और इसलिए इनकी उपसहसंयोजी संरचना 6 और 8 तक बढ़ सकती है, और यही कारण है कि ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के टेट्राहैलाइड जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करते, जबकि अन्य तत्वों के टेट्राहैलाइड्स जो कार्बन फैमिली के ही होते हैं लेकिन जटिल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। क्यों?
तो हम कहेंगे कि कार्बन के संयोजी कक्ष में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने देखा था, संयोजी कोष क्या होता है, अंतिम वाला कोष, उसमें हमने देखा था कि डी कक्षक नहीं है, जबकि अन्य तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। सभी तत्वों में लगभग डी कक्षक उपस्थिति है, ठीक है, उपस्थित है। तो जिन कक्षकों में डी कक्षक उपस्थित है वे क्या करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन का टेट्राक्लोराइड CCl4 जल के द्वारा जल अपघटित नहीं होता, जबकि समूह के अन्य तत्वों के टेट्राक्लोराइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। समूह के अन्य तत्वों के जो टेट्राक्लोराइड होते हैं वो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। देखिए CCl4 + H2O है, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी प्रतिक्रिया ये नहीं देता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है नो रिएक्शन। फिर यहाँ देखिए, जब सिलिकॉन का क्लोराइड के साथ सिलिका क्लोराइड का जब किया कराया गया है H2O के साथ जल अपघटन, तो सिलिसिक एसिड प्राप्त होता है, साथ ही HCl भी। नेक्स्ट हेडिंग है डाई हैलाइड। तो कार्बन तथा सिलिकॉन को छोड़कर समूह के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, टिन और लेड, ये क्या बनाते हैं, MX2 प्रकार के डाई हैलाइड बनाते हैं। डाई हैलाइड की प्रकृति आयनिक होती है। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर डाई हैलाइडों का स्थायित्व तो बढ़ता जाता है, इसलिए जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड की तुलना में जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड की तुलना में, है ना, X4 क्या है, हैलाइड को शो करता है ना, तो जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड की तुलना में जर्मेनियम डाई हैलाइड कम स्थायी होता है, जबकि लेड हैलाइड की तुलना में, लेड टेट्रा हैलाइड की तुलना में लेड डाई हैलाइड अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड देख लेते हैं, तीसरा इनका कैरेक्टर है। तो समूह 14 के तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। एक होता है MO प्रकार के मोनो ऑक्साइड और दूसरा होता है MO2 प्रकार के डाइऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड क्या है, सिलिकॉन को छोड़कर समूह 14 के सभी तत्व मोनो ऑक्साइड प्रकार, MO प्रकार के मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, जिसमें और फिर क्या है लेड मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये उदासीन होता है और उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट देखिए डाइऑक्साइड। तो समूह 14 के सभी तत्व MO2 प्रकार के डाइऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन का देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कमरे की ताप पर गैस होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में यानी कमरे की ताप पर बात कर रहा है, कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है। इसी प्रकार से अन्य तत्व जो होते हैं वे भी ठोस अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन का अपसामान्य व्यवहार। कार्बन का जो एलिमेंट्स होता है वो अन्य तत्वों की तुलना में असामान्य व्यवहार या अपसामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो पहला है कि एक तो इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले होते हैं तत्व। संयोजक कक्ष में d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। अन्य तत्वों की तुलना में अधिक कठोर तत्व होता है ये, ठीक है, और इसका एक अपर रूप होता है कार्बन का डायमंड, जो कि सबसे अधिक कठोर तत्व माना जाता है। समूह के अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन का गलनांक और क्वथनांक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ अपसमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन के गुण। पहला है भौतिक गुण। तो पहले तो कार्बन एक चतुसंयोजक यौगिक है, यानी कि इनकी संयोजकता क्या है, 4 है, ठीक है। क्वथनांक कितना है, 5100 केल्विन, और गलनांक होता है 3853 केल्विन। जल में अघुलनशील होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए कार्बन लिटमस के प्रति उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक गुण। तो कार्बन धातुओं से जब अभिक्रिया करता है तो उच्च ताप पर अभिक्रिया करके कार्बाइड का निर्माण करता है, ठीक है।
धातुओं से अभिक्रिया करके कार्बाइड का निर्माण करता है और यह कार्बन का ऑक्सीकारक गुण भी है। यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बाइड का निर्माण करना ये क्या है, कार्बन का ऑक्सीकारक गुण है। ठीक, कैल्शियम धातु के साथ और एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बाइड एल्युमिनियम कार्बाइड का निर्माण कर रहा है। फिर देखिए कार्बन जब अधातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च ताप पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उनके यौगिक बनाता है, उन्हीं अधातुओं के यौगिक बना देता है। जैसे कि सल्फर की वाष्प को रक्त तप्त यानी कि रेड हॉट कार्बन पर जब प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाई सल्फाइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन है, सल्फर क्या है, अधातु है, जब इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, कार्बन डाई सल्फाइड बना देता है। यानी कि अधातु के साथ अभिक्रिया करके उन्हीं के यौगिकों का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट देखिए, जब कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य हाइड्रोजन की उपस्थिति में विद्युत आर्क उत्पन्न की जाती है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। इसी प्रकार से विद्युत भट्टी में जब चूने या सिलिका के साथ कार्बन को गर्म किया जाता है तो चूने के साथ कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और सिलिका के साथ कार्बोरंडम का निर्माण करता है। यहाँ SiC क्या है, कार्बोरंडम है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी क्वालिटी देखिए, कार्बन का प्रत्येक अपर रूप जब मुक्त वायु या फिर ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कह रहा है कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं तो 3 तो मुख्य होते हैं, है ना, 3 में भी 2 मुख्य होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा 3 अगर हम कहें तो एक हो जाता है, ऐड हो जाता है फ्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, कोल होता है, कोक होता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप ही हैं। कह रहा है कि जब अपर रूपों को मुक्त वायु या ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, लेकिन जब वायु और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस होती है। देखिए, इससे जाड़ों में क्या होता है कि लोग अपने घरों में कमरों को बंद करके अंदर अंगीठी जला देते हैं। इससे क्या होता है, कमरे में वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, अपर्याप्त मात्रा मिलती है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण नहीं होता, बल्कि कौन सी गैस का निर्माण हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि दम घोटू गैस होती है ना। और इससे क्या होता है, कभी कभी व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश धातु ऑक्साइडों का उच्च ताप पर कार्बन द्वारा धातुओं में अपचयन भी हो जाता है। अधिकांश धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, जिंक का ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। इनको जब अपचयन कराया जाता है, इनका जब अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन के साथ तो क्या होते हैं, वो धातुओं में ही अपचयन हो जाते हैं। देखिए, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया, फेरस अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, इसी प्रकार से लेड अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। फिर देखिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, पहले देखिए कार्बन की अभिक्रिया कराई जा रही है H2SO4 के साथ, ठीक है, अम्ल है। दूसरा देखिए HNO3 के साथ, ये भी क्या है, अम्ल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन के ऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन के 3 ऑक्साइड हैं। पहला होता है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो देख लेते हैं कार्बन सब ऑक्साइड जो है C3O2 बनाने की विधि क्या है। तो कार्बन सब ऑक्साइड मैलोनिक अम्ल के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सूत्र क्या है, P2O5 के द्वारा निर्जलीकरण से प्राप्त होता है और यह एक रंगीन गैस के रूप में बनता है।
कलरफुल गैस होता है। ठीक है, देखिए रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, मैलोनिक अम्ल, ठीक, COOH CH2 COOH, ये अभी क्या कराई गई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो निर्जलीकरण जब कराया गया तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कार्बन सब ऑक्साइड, 1 2 3 3 कार्बन है C3 और O2। ठीक है, ये क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके, गुण क्या है। तो गुण देखिए, ये तीखी गंध वाली विषैली गैस होती है। कार्बन सब ऑक्साइड क्या है, विषैली गैस होती है जिसकी गंध काफ़ी तीखी होती है। वायु में जलाने पर धुएंदार नीली ज्वाला के साथ ये CO2 गैस का निर्माण करती है और जल में संयोग करके मैलोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CO है, CCO, ये क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड की जब क्या कराई गई जल से, तो क्या बन रहा है, मैलोनिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है दूसरा। तो ये क्या करता है, ये वायु या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में कार्बन के दहन होने पर बनता है। ठीक है, यही मैंने आप लोग को बताया, अंगीठी वाला उदाहरण दिया था ना कि अगर अंगीठी में जो आग जलाई जाती है रूम को गर्म करने के लिए, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उसके बाद अंगीठी जला के सो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। उससे क्या होता है, रूम में वायु की मात्रा जो है घटती है ना। तो वायु की जब मात्रा पर्याप्त नहीं रहती है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होने लगता है, जिसकी उपस्थिति में ज़्यादा समय तक रहने पर क्या होता है, व्यक्तियों की मृत्यु तक हो सकती है ना। तो ये कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर देखिए, फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। HCOOH क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ गर्म किया गया, क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखिए, कुछ धात्विक ऑक्साइडों को कार्बन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे लेड ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, इनको गर्म किया गया, साथ में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस होती है। कैसी होती है, रंगहीन, गंधहीन, विषैली गैस। क्वथनांक इसका 81.5 केल्विन और गलनांक 68 केल्विन। जल में कम घुलनशील होता है और जलाने पर नीली लौ के साथ जलता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग क्या है, निकिल धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध कार्य में प्रयुक्त फॉस्जीन गैस के निर्माण में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब क्या कराया जा रही है, क्लोरीन के साथ फॉस्जीन प्राप्त हो रहा है, CuCl2। ठीक है, तो फॉस्जीन गैस के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मेथेनॉल और संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में भी उपयोगी है। जल गैस में देखिए CO+H2 तथा प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में भी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रंजक उद्योग में, डाई उद्योग में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अभी हमने देखा ना कि जब उसके अब क्या करा जाती है धातु के ऑक्साइडों के साथ, ठीक है, तो वो उनके धातुओं को ही अपचयित कर देता है। अभी हमें जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का रिएक्शन हमने देखा है ना कि जब उसकी अब क्या कर जाती है कार्बन के साथ, क्या होता है, जिंक अलग हो जाता है और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धातु के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसकी बनाने की विधि हम देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि क्या है, तो प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस संगमरमर के टुकड़ों पर डायल्यूट HCl अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। CaCO3 है, अब क्रिया कराई गई 2
HCl से, 2 मॉलिक्यूल हैं HCl के। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है चूने के भट्ठों पर चूने के पत्थर को गर्म करके चूने के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जब चूने का निर्माण किया जाता है तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक सब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है कार्बन जब वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसके कुछ। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। तो कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन गंधहीन गैस होता है ना। जल में घुलनशील होता है और इसका जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल करता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति का है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा है कि विषैली गैस नहीं होती है। ये कम ताप और उच्च दाब पर जब से संपीड़ित किया जाता है तो द्रव में भी ये बदला जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहा है, ठीक है। और जब ये द्रव में बदल जाता है तब इसका क्वथनांक होता है 194.5 केल्विन। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठोस के रूप में भी चेंज किया जा सकता है और इसका गलनांक कितना होता है? 216.4 केल्विन। ठीक है, और ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी जो होता है अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये होता है दूधिया हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 गैस की वजह CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पानी में क्या होता है? अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इस कारण से ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी पौधे किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं अपने भोजन के निर्माण में। ठीक है, पौधों में ये जो होता है प्रकाश और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र देखिए C6H12O6 होता है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, 6 मॉलिक्यूल है वाटर। दोनों ने अभिक्रिया की, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होता है। यूजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका उपयोग देख लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं अपने भोजन के निर्माण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया में देखिए ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा और पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा देखिए शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। फिर देखिए थर्ड है आग बुझाने में भी इनका उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडा वाटर आदि के निर्माण में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है।